सकता है, हमारे जीवन में हम एक नई दिशा दिखा सकते हैं और अपने आने वाले जनरेशन को एक लेगेसी देकर जा सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोग चले तो आते हैं, लेकिन आज भी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का परसेप्शन या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों का जो नॉलेज है वो क्लियर नहीं है ना। इसकी वजह से लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। नहीं तो ये एक इतना शानदार बिजनेस मॉडल है, इतना शानदार का पे आउट स्केल है, इतने शानदार प्रोडक्ट्स होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के कि अगर कोई भी इंसान अगर इस बिजनेस को समझ भर जाए तो उसे समझ में आ जाएगा कि इससे अच्छा बिजनेस मॉडल दुनिया में दूसरा कोई है नहीं, है ना। तो एक्चुअली लोगों को ये समझने की जरूरत है कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। इन शब्दों का मार्केट में लोगों ने गलत इस्तेमाल किया है और इसकी वजह से कुछ हद तक छवि इसकी खराब हो गई थी मार्केट में पिछले विगत कुछ समय से। लेकिन धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं, धीरे धीरे चीजें बेटर हो रही हैं। आज के तारीख में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काफी हद तक स्थापित हो चुकी है इंडिया में। एंड फिर भी कुछ इग्नोरेंट लोग हैं जो कि हमेशा रहते हैं और हमेशा रहेंगे। हर इंडस्ट्री के बारे में लोग भला बुरा कहते हैं और हर इंडस्ट्री को कुछ लोग कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज समवन हु इज लेस सेटिस्फाइड विद यू। मतलब आप कितना ही कुछ कर लें, कुछ लोग हमेशा ऐसे रहेंगे जो आपके बारे में नेगेटिव बोलते रहे, है ना। वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ऐसा नहीं होता। आप दुनिया के किसी फील्ड में चले जाएं, आप कितने ही धर्मात्मा हो जाए, दुनिया में कुछ लोग हमेशा आपको क्रिटिसाइज करने वाले, मतलब कुछ लोग रहेंगे ही आपके। और ऐसे लोग अच्छे होते हैं यार, इनको रहना चाहिए, है ना। कभी कभी तो जो क्रिटिसिज्म होती है वो गलत होती है और कभी कभी क्रिटिसिज्म सही भी होती है। तो जब हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे खामियां, हमारी कमियों को हमें बताते हैं ना, तो हमें अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है, अपने आप को सुधारने का, रेक्टिफाई करने का मौका मिलता है। कहते हैं ना, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छावा है, कि कुछ लोग जो आपकी आलोचना करते हो ऐसे लोगों से लाइक मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी आलोचना सही है तो आपको अपनी कमियां दिखाई देती हैं, आपके फ्लॉज क्या है वो आपको दिखाई देते हैं और आप उनको रेक्टिफाई कर सकते, दूर कर सकते हैं। व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग माय डियर फ्रेंड। देखिए, मैं और आप इंडिया में रहते हैं, हम भारत देश का हिस्सा है, हम भारत देश के अभिन्न अंग है। और इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, इसका एक माइंडसेट लोगों का सही नहीं है। माइंडसेट हमारा कैसा होना चाहिए, लोगों को लगता है कि लोगों को पकड़ने का व्यवसाय, लोगों को लगता है कि हम दो हमारे दो सबके दो, आओ बने करोड़पति, है ना। ऐसा कुछ माइंडसेट के साथ लोग इस बिजनेस को करते हैं। माय डियर फ्रेंड, सारी चीजें दिमाग से ही शुरू होती हैं। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ तो जाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि यार बिजनेस नहीं हो रहा, है ना। जितनी अपेक्षा के साथ वो आते हैं, जिस अपेक्षा के साथ उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया होता, उतनी अपेक्षित सफलता उन्हें नहीं मिलती। फिर उन्हें लगता है कि नहीं यार, ये सिस्टम गलत है, या उन्हें लगता है कि ये बिजनेस मॉडल सही नहीं है। एक्चुअली दिक्कत और कहीं नहीं होती, दिक्कत हमारे माइंडसेट में होती है। आप किस माइंडसेट के साथ कौन सा काम कर रहे हैं, सारी सफलता का रहस्य उसके अंदर ही छुपा हुआ है। आपका माइंडसेट कैसा है ना। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपका अगर सही माइंडसेट होना तो आप कुछ भी करके करोड़पति बन सकते हैं। आप चाय की दुकान, लोग नाई बन के बाल काट के करोड़पति है। साउथ में एक नाई है जो रोल्स रॉयस में घूमते हैं, 7 करोड़ की गाड़ी है, उसका 7 करोड़ की गाड़ी में बैठ के बाल काटने के लिए जाते हैं। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगे, है ना। आप कोई भी इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप सही माइंडसेट के साथ जाते हैं ना तो आप सफल होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग भी एक इंडस्ट्री है, यहाँ अगर आप सही माइंडसेट के साथ काम करेंगे ना, कोई कारण नहीं कि आप सफल नहीं होते। लेकिन दिक्कत यही है कि लोगों का माइंडसेट सही नहीं होता, और माइंडसेट सही नहीं होने का रीजन ये है क्योंकि उन्हें मार्केट से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो गलत मिलती है इस इंडस्ट्री के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में रूल करें, अगर आप चाहते हैं कि रनअप वेलनेस में आपके सारे सपने पूरे हो जाए, तो अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, आपके पास डायरेक्ट सेलिंग की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, सही और सटीक नॉलेज होनी चाहिए। जब आपके पास डायरेक्ट सेलिंग की प्रॉपर, सटीक और सही नॉलेज होगी तो आपको लगेगा कि आप सही इंडस्ट्री का हिस्सा है ना। इस माइंडसेट के साथ अगर आप इस काम को शुरू करेंगे ना, तो इस बिजनेस में आप सफलता के कीर्तिमान तक पहुंच सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया माय डियर फ्रेंड, क्योंकि देखिए
जिस देश में मैं और आप आ गए, इस देश में आज के तारीख में जो डेमोग्राफिक है, आज की तारीख में जो मार्केट की कंडीशन है ना, डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा अच्छा बिजनेस आपको इंडिया में दूसरा कोई नहीं मिलेगा। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। मार्केट में 50 तरह के जॉब है, 50 तरह के बिजनेसेस हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा बढ़िया बिजनेस मॉडल इंडिया के लिए दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। जब हमें देखिए, जब हम सब बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें अर्निंग की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां होती है, राइट। जब तक हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, छोटे रहते हैं, तब तक हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, एक न एक दिन हमारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, हमारे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस समय हमें पैसे अर्न करने की जरूरत होती है। अब पैसे कमाने के 2-4 इलीगल तरीके हैं इंडिया में, कि आप जॉब कर लें या आप कोई बिजनेस कर लें, है ना, ये, या कोई इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री खोल लें, अगर आपके पास, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। 2-4 तरीके हैं जिससे आप लीगल तरीके से इंडिया में पैसे कमा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। किसी भी और बिजनेस मॉडल के लिए या किसी भी और जॉब के लिए ये बहुत बड़ा नेगेटिव इश्यू है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, देखिए, एक सिंपल डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी होती है। इंडिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं। अगर आप किसी भी सेक्टर में जॉब के लिए जाएंगे ना, तो वैकेंसी जितनी निकलती है उसके 10 गुना या 100 गुना ज्यादा लोग वहां पे आवेदन कर रहे होते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, एक किसी कंपनी में 100 जॉब्स है, उस 100 जॉब को लेने के लिए 10,000 लोग वहां अप्लाई कर देते हैं। अब आप बताओ, 10,000 लोगों में से किसी 100 को ही तो जॉब मिलेगा ना, और बाकी बेचारों का क्या होगा? ये एक सीरियस समस्या है, क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर पॉपुलेशन नहीं होती तो 100 लोग अप्लाई करते, 100 लोगों का ही सीट होता, सारे लोग जॉब, सबको जॉब मिल जाती, सारे लोग एम्प्लॉयड होते। लेकिन इंडिया के केस में दिक्कत ये है कि हमारे, वी आर ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, राइट। हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत कम है, इसीलिए जॉब, या अगर आप बिजनेस भी करने जाए, तो कोई भी बिजनेस अगर आप करेंगे, उस बिजनेस में आपको कंपटीशन मिलती है। आप एक कपड़े की दुकान डालो, पता चला कि 10 लोगों ने पहले ही डाल रखी है कपड़े की दुकानें, और आपको देखकर 10 और नए लोग डाल लेंगे कपड़े की दुकानें, मार्केट में कंपटीशन हो जाएगा, है ना। आप हर किसी भी शहर से आते हो, हर शहर में एक मंडी होती है, हर शहर का एक प्राइम मार्केट, बाजार होता है। उस बाजार में आप चले जाइए, देखेंगे लोग दुकान से आपको बुला रहे होते हैं, क्या भाई साहब आ जाइए, बहन जी क्या चाहिए, भाई साहब ले लीजिए, भाभी जी ले लीजिए, ऐसे लोग बुला रहे होते हैं आपको। ये पूरे इंडिया का सिनेरियो है। आप किसी भी मेजर मार्केट में, बाजार में, प्राइम जो मंडी है वहां चले जाए, आपको ये ऐसा चीज देखने को मिलता है। ये आपको क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत कम है, कि दुकानें तो लोगों ने डाल रखी है, दुकानें तो लोगों ने खोल रखी है, लेकिन जिस अपेक्षा होती है कि कस्टमर के इनफ्लो की, उतना कस्टमर आता नहीं, क्योंकि कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं, मतलब कस्टमर कम है और दुकानें ज्यादा हो जाती है, इसीलिए दुकानदार लोगों को बुला रहा होता है। आपने कहीं फॉरेन में किसी भी टीवी में या सीरियल में, या कभी आपका इत्तेफाक हो कि आप किसी फॉरेन कंट्री गए हो, तो वहां आपने नहीं देखा होगा कोई दुकानदार, शॉपकीपर जो है लोगों को दुकान पे खड़ा होकर बुला रहा होता है, क्योंकि वहां पे दुकानें कम है, लोग ज्यादा है, लोग दुकानों में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, चले आते हैं। हमारे यहाँ दुकानें इतनी ज्यादा है कि कस्टमर को बुलाना पड़ता है। हालांकि ये चीजें गलत नहीं है, किसी भी काम को करने के लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। मैं ये बातें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप कुछ भी करें, जब आप बड़े हो जाते हैं ना सर, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है, और जिम्मेदारी आती है तो पैसे आपको कमाने पड़ते हैं। दुनिया में कोई भी इंसान पैसे कमाना नहीं चाहता, उसे कमाने पड़ते हैं। अब जब आप पैसे कमाने पड़ेंगे ना, तो या तो आप जॉब कर लो, या तो आप कोई बिजनेस कर लो। मेहनत तो आपको वहां करनी है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं आता। जैसा कि मैं कहता हूँ ना, कि जो भिखारी होता है ना, भिखारी को भी भीख मांगने में मेहनत करनी पड़ती है। सारा दिन 10-12 घंटे उसे कटोरा लेके इधर उधर धूप में, बारिश में भटकना पड़ता है, तब पैसे मिलते हैं उसको। तो माइंडसेट आपका ये होना चाहिए ना, कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप आ जाए, तो यही जो क्राउड है, यही 140 करोड़ लोग आपके एसेट बन जाते हैं। यही 140 करोड़ लोग आपको करोड़पति, अरबपति बना सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पे रॉ मटेरियल ही लोग हैं। जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंच पाएंगे, उतना ज्यादा बड़ा बिजनेस आप कर सकते हैं। तो बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया यही है कि हमारे पास लोग बहुत है,
वी आर ओवर पॉपुलेटेड, हमारे पास लोग ही लोग हैं। आप आंख बंद करके जिससे टकरा जाइए उसको पैसे चाहिए। आप रेलवे स्टेशन पे चले जाए, आप बस अड्डे पे चले जाए, आप एयरपोर्ट पे चले जाए, आंख बंद करके किसी से टकरा जाए और उससे पूछिए कि आपको पैसे की जरूरत है, क्या आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं? वो बोलेगा हाँ जी मुझे पैसे की जरूरत। अब आप सोचिए कि संभावनाएं कितनी असीमित है हमारे देश में। तो आप अगर डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा है ना, तो आप बिल्कुल सही जगह पर चले आए हैं। बस आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग को लोग बहुत छोटा व्यवसाय समझते हैं। उनको लगता है कि हम दो, हमारे दो, जैसा मैंने आपको बताया कि 2 लोगों को जोड़ेंगे, 4 लोगों को जोड़ेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों का जो परसेप्शन है ना, लोग बहुत छोटे तरीके से इसको देखते हैं कि 2-4 लोगों को जोड़ने का बिजनेस। ऐसा नहीं है। इस बिजनेस के बड़े पर्सपेक्टिव को देखने की कोशिश कीजिए। एक ऐसा बिजनेस मॉडल है ना, इसमें आप हजारों लाखों लोगों को बिजनेस दे सकते हैं, उनको रोजगार मुहैया करा सकते हैं और हजारों लाखों लोगों की एक टीम बिल्ड करके आप एक असाधारण इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये इंडिया के बेनिफिट है और इस बेनिफिट को लेने के लिए आपको एंटरप्रेन्योर बनने की जरूरत है। बड़ा फैंसी वर्ड है आजकल, ये लोगों को मिला हुआ है। लोग इस वर्ड को बड़े फैंसी तरीके से यूज करते हैं, कहते हैं जी हम एंटरप्रेन्योर हैं, है ना। मोदी जी ने स्टार्टअप शुरू कराया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू हुई। गवर्नमेंट ने भी इस बात को प्रमोट किया कि आपको नौकरी मांगने वाला नहीं बनना है, बल्कि आपको नौकरी देने वाला बनना है। काम मांगना नहीं है, काम देने वाला बनना है आपको। यू हैव टू, मतलब आत्मनिर्भर होने की जरूरत। आपको किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होने की जरूरत है। अगर आप आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, यू हैव टू बी एन एंटरप्रेन्योर। आपको अपना खुद का कोई उद्यम शुरू करने की जरूरत है, अपना कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करने की जरूरत है, जहां आप खुद तो रोजगार कर सके बल्कि कुछ और लोगों को रोजगार दे सके। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है कि जहां आप खुद को तो एम्प्लॉय करते ही करते हैं, आप खुद को तो रोजगार देते ही देते हैं, आपके पास इतना पावर है कि आप हजारों लाखों करोड़ों लोगों को एम्पावर कर सकते हैं कि वो भी यहाँ पर आकर मन चाहा पैसा कमा सकते हैं। कोई जॉब की तरह लाइबिलिटी नहीं है, कोई आपको 8 घंटे डेली काम करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ अपना समय चुन सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से इस बिजनेस को अपने खाली टाइम में डेवलप कर सकते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर कौन होता है जानते हैं? मेरे नजर में एंटरप्रेन्योर वो होता है ना जो रिस्क ले सकता है। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर जो पहली क्वालिटी होनी चाहिए, दैट इज रिस्क टेकिंग एबिलिटी, कि आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है कि नहीं। अगर आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते, है ना। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। कहते हैं ना कि उसूलों पे जो बात आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बात अगर उसूलों पे आए तो फिर उस समय आपको रिस्क लेने की जरूरत है यार। आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप एक बिजनेस अंपायर खड़ा करना चाहते हैं, तो आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, अगर आप लगता है कि मैं काम करने के लिए, रिस्क लेने को उठाने के लिए तैयार हूँ, जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ, तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आपका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में स्वागत है, आपका रेनेसां वेलनेस में स्वागत है। अब सवाल ये आता है कि व्हाई वी शुड स्टार्ट रेनेसां वेलनेस बिजनेस। कि चलो ठीक है, हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि इंडिया के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग का रेलेवेंस क्या है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें पॉपुलेशन जो है वो एसेट बन जाती है। अगर डायरेक्ट सेलिंग के बाहर किसी बिजनेस को देखेंगे या जॉब को देखेंगे तो पॉपुलेशन वहां पे नेगेटिव इशू करती है, वो नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि ओवर क्राउडेड। लेकिन यही बात जैसे ही आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, पॉपुलेशन आपकी प्लस पॉइंट हो जाती है, पॉपुलेशन आपकी एसेट हो जाती है। और डायरेक्ट सेलर अगर आप बनना चाहते हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, है ना। और अगर आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ आते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर समझते हैं अपने आप को, तो आपके पास संभावनाएं असीमित है, आप बहुत सारी संभावनाओं के साथ जा सकते हैं। तो एक रेलेवेंट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी शुड स्टार्ट रेनेसां वेलनेस बिजनेस। कि हम अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो हमें रेनेसां वेलनेस के साथ ही क्यों जाना चाहिए। देखिए, आप सभी को पता है कि आने वाला इस समय जो है वेलनेस इंडस्ट्री का है। इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक आज वो नहीं है।
हमेशा कोई ना कोई किसी न किसी इंडस्ट्री की बूम होती है, ये सारी बातें आप सभी को पता है। आने वाला जो समय है, जो अपकमिंग समय है, वो वेलनेस इंडस्ट्री का है, क्योंकि पूरी दुनिया में हवा, पानी और खाना दूषित हो चुके हैं। इंसान को जिंदा रहने के लिए 3 मूलभूत चीजों की जरूरत होती है, हवा, पानी और भोजन। और पूरी दुनिया में हवा, पानी और भोजन दूषित हो चुके हैं, पोल्यूटेड हो चुके हैं। इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही हालत खराब है, आप सभी को पता है, इस पर डिटेल में नहीं जाता मैं। तो जब हवा, पानी और भोजन दूषित हो जाते हैं, तो हमारे जिंदा रहने के लिए जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए होते हैं, वो न्यूट्रिशन हमारे डेली आहार से, डेली खाने से हमारे शरीर को नहीं मिलते। यहीं से कहानी शुरू होती है वेलनेस की। यहीं से मार्केट में आते हैं न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट्स। यानी आज के तारीख में जैसे हम घर में अनाज लेके आते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं, वो खाना हमारे घर की जरूरत है, ठीक इसी तरह न्यूट्रिशन यानी पोषक पदार्थों की हमारे डेली डाइट में जरूरत है, हर एक घर में, इररेस्पेक्टिव ऑफ एज लिमिट व्हाटएवर, कि आदमी बीमार है कि नहीं है, आदमी स्वस्थ है कि नहीं है, अगर आप जिंदा है तो आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है, राइट। अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हैं और अगर आप जिंदा हैं, आपकी उम्र कोई भी हो, आप बीमार हो नहीं हो, आप स्वस्थ है, आपके डाइट में न्यूट्रिशन की जरूरत है। और ये बात आपको आने वाले 2-4 साल के अंदर में कंफर्म हो जाएगी कि आपके डाइनिंग टेबल पे न्यूट्रिशन के बॉटल्स रहेंगे, कि आपके डाइनिंग टेबल पे प्रोटीन रहेगा, आपके डाइनिंग टेबल पे नोवा रहेगा, आपके डाइनिंग टेबल पे मल्टीविटामिन रहेंगे, आपके डाइनिंग टेबल पे कार्डाइयो रहेगा, क्योंकि ये डेली डाइट का हिस्सा है। इनके बिना डाइट कंप्लीट नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है कि जिस चीज की डिमांड इतनी होने वाली है कि वो हमारे डेली डाइट का हिस्सा बनने वाली है। और रेनेटस वेलनेस एक वेलनेस कंपनी है, क्योंकि हम वेलनेस इंडस्ट्री से आते हैं। अगला आने वाला समय वेलनेस का है, और हमारे जो उत्पाद है, हमारे जो प्रोडक्ट्स है, वो वेलनेस के प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशन बनाते हैं हम। तो जाहिर सी बात है कि जो अपकमिंग इंडस्ट्री है, जिसमें असीमित संभावनाएं हैं, उसी इंडस्ट्री के साथ अगर आप अपना करियर देखते हैं, तो ये समझदारी की बात होती है। इसीलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग में रेनेटस वेलनेस का हिस्सा बनना चाहिए। इस माइंडसेट के साथ जब आप काम करते हैं ना, तो आपका माइंड, आपका मतलब माइंड क्लियर होता है, आपके मन में कोई दुविधा नहीं होती है। डायरेक्ट सेलिंग में दिक्कत क्या होती है कि लोग कंपनी में तो आ जाते हैं, पहले तो डायरेक्ट सेलिंग पे ही भरोसा नहीं होता, मन में दुविधा रहती है। अब डायरेक्ट सेलिंग के बाद जब जिसकी कंपनी में आ जाते हैं, अगर वो रेनेटस वेलनेस में आ जाते हैं, तो उस कंपनी के अंदर उनको दुविधा फेस करनी रहती है। उनको लगता है कि यार अब ये कंपनी रही सही है कि नहीं है, चलेगी कि नहीं चलेगी, है ना। तो दुनिया भर की चीजें उनके दिमाग में चलती रहती है, और दुविधा के साथ अगर कोई काम करेंगे, फिर तो उस काम में मतलब नुकसान होना तय। तो अपना माइंडसेट क्लियर करने की जरूरत। आपको एक बिजनेस मॉडल मिला है, आपने अपना व्यवसाय शुरू किया है, जो कि बहुत ही शानदार बात है। आप लकी हैं कि आप रेनेटस वेलनेस का हिस्सा हैं, आप एक वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़ गए हैं, और ये वेलनेस इंडस्ट्री आने वाले 20, 25, 30 सालों तक आपको बहुत शानदार तरीके से अर्न करके दे सकती है ना। इस माइंडसेट के साथ आप रेनेटस वेलनेस का बिजनेस शुरू करते हैं, तो कोई कारण नहीं कि आप सफल नहीं हो सकते। अब सवाल ये आता है कि हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस, कि चलो ठीक है, हमारा माइंडसेट क्लियर हो गया है, हमें पता है कि हम सही इंडस्ट्री का हिस्सा है, हमें पता है कि इंडस्ट्री के सही कंपनी का हिस्सा है, आपको पता है कि आप जिस प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में बिजनेस करना चाहते हैं, उसकी डिमांड मार्केट में है, और आने वाले समय में इसकी डिमांड बढ़ती ही जाएगी। आने वाले समय में ट्रस्ट में इतनी डिमांड होगी कि शायद आप प्रोडक्ट दे ना पाए, लोगों को वेटिंग करनी पड़ेगी। सर आज जितने ऑर्डर लगाई है ना, आपको बोलेंगे कि सर हफ्ते भर बाद में प्रोडक्ट दूंगा, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है। और ये बातें होंगी सर। कभी कभी जब मैं लोगों से कहता हूँ ना, तो लोग हंसते हैं, लोग कहते हैं अरे सर आप तो बातें बना रहे हैं, आप तो जबरदस्ती का मोटिवेट कर रहे हो, कि ऐसा थोड़ी होगा कि आप इतना डिमांड हो जाएगा कि प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे। मेरी बात याद रखिएगा, 2024 में हम बात कर रहे हैं, 2 साल जाने दीजिए, ये दिन आएगा, आप भी रहेंगे, मैं रहूंगा यहाँ पे। ये दिन आएगा कि आप प्रोडक्ट लोगों को सप्लाई नहीं कर पाएंगे, इतनी डिमांड आएगी, क्योंकि लोगों की मजबूरी हो जाएगी। लोग अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उन्हें न्यूट्रिशन की जरूरत है, और आपका अगर आपके पास अगर सटीक और सही प्योर ऑर्गेनिक और न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है ना, तो लोग आपसे लेते हैं। फिर आपको लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, लोग आपको ढूंढेंगे। ट्रस्ट में ये दिन आएगा। जिस दिन रेनेटस वेलनेस शुरू हुई होगी ना, तो किसी ने बोला हो कि रेनेटस वेलनेस जो है ना, वो 300 करोड़ का बिजनेस कर लेगी, 500 करोड़ का, 800 करोड़ का बिजनेस कर लेगी, तो लोग उस समय भी हंसे होंगे, बोलेंगे यार एक डब्बे वाली कंपनी है, ये कहाँ 100-200 करोड़ की बातें करते हैं, एक डब्बे में कितना ही बेच लेंगे और कितना ही कमा लेंगे। लेकिन आज देखिए 6 साल के अंदर ये चीजें हकीकत है ना।
आज मैं फिर आपको एक बात बोलता हूँ कि अगले 2 सालों के अंदर में इतना डिमांड आएगा प्रोडक्ट का ना कि आप लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखेंगे, आप इंस्टेंट लोगों को दे नहीं पाएंगे। आज किसी ने ऑर्डर किया तो हफ्ते भर बाद आप उनको प्रोडक्ट देंगे, इतना डिमांड आएगा मार्केट। हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस आइडिया। बिजनेस को शुरू करने के सिस्टमेटिक तरीके होते हैं, है ना। जब आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से जब आप काम करते हैं ना, तो आपका बिजनेस कोई कारण नहीं कि सेटअप नहीं होगा। देखिए, ये बिजनेस लोगों तक पहुंचने का बिजनेस है, लोगों को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का बिजनेस है। जितने ज्यादा लोगों को आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाते जाते हैं, उतना ज्यादा टाइम आपके साथ जुड़ता जाता है, उतना ज्यादा टाइम मल्टीप्लाई होता जाता है। ये टाइम मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस आप सभी को पता है। तो आपको जो पहला स्टेप करना है ना, दैट इज सेटअप टास्क विद द न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। आपको नए डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करने हैं। जितने ज्यादा आप नए डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करेंगे, उतने ज्यादा पॉकेट्स आपके लिए खुलेंगे। जितने ज्यादा पॉकेट्स होंगे, उतनी ज्यादा संभावनाएं होंगी, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपके लिए रहती है, राइट। सेकंड स्टेप ये होना चाहिए, प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट टू एंगेज योर बिजनेस। लोग इस बिजनेस में चले तो आते हैं, लेकिन लोग अकाउंटेबल नहीं होते। मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूं कि आपको अकाउंटेबल रहने की जरूरत है। छोटे से छोटा व्यापारी भी अपने बिजनेस के लिए अकाउंटेबल रहता है। उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है कि वो हिसाब रखता है, वो खाता मेंटेन करता है ना, कि कितने लोगों से क्या पैसे लेने हैं, क्या देने हैं, क्या प्रोडक्ट खरीदना है, क्या बिक किया, किसकी डिमांड ज्यादा, वो सारी चीजों का अकाउंट रखता होगा, चाहे वो छोटे से छोटा बिजनेसमैन होगा। आपने इतना बड़ा बिजनेस शुरू किया, जिस बिजनेस को आप एज एन एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं। मैं ये शब्द इसलिए यूज करता हूँ, बिजनेस एम्पायर, कि ये बिजनेस आपको मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर लेके जाता है। आपको वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग देता है। आपको जो फिल्म स्टार में जिस तरह की फील करते हैं ना, उस तरह का सेलिब्रिटी वाली फील देता है। मान सम्मान, पैसा, लिगेसी, हर चीज आपको यहाँ पे मिलती है। इसीलिए मैं इसको बिजनेस एम्पायर बोलता हूँ। अगर आपने इस बिजनेस को सही तरीके से बिल्ड कर लिया है ना, आपको वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है। हजारों लाखों लोग आपके लिए खड़े होकर क्लैपिंग कर रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं। लोग आपके साथ सेल्फी लेने के लिए दौड़े रहते हैं, मरे रहते हैं, सर आपके साथ एक सेल्फी ले लूं। लोग पांव छूते हैं, आपका माला पहनाते हैं, आपको अवार्ड रिवॉर्ड दिया जाता है, सॉल दी जाती है, और पैसे अनलिमिटेड आते हैं। ये लाइफ आपको इस इंडस्ट्री के बाहर कहाँ मिलेगी यार। आप इतने शानदार इंडस्ट्री का हिस्सा है, क्या आपको अकाउंटेबल नहीं होना चाहिए अपने बिजनेस के लिए। ये सारी चीजें आपको मिल सकती है, मिल रही है आपकी आंखों के सामने। इसी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। रेटर्स वेलनेस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या इस शानदार बिजनेस मॉडल के लिए आपको अकाउंटेबल नहीं होना चाहिए। ये भी एक नॉर्मल बिजनेस है, इसमें आपको 100% अपनी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी है। यू हैव टू प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट टू एंगेज योर बिजनेस। कि आपके पास आपके बिजनेस का लेखा जोखा होना चाहिए, कि आपने कितने लोगों की टीम बनाई। आपके पास टीम के लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। हर लोगों से आपका एक इंटरेक्शन होना चाहिए। सर्टेन टाइम पे आप सबसे बातें करें। और आपके पास आपका टू डू लिस्ट होना चाहिए कि आपको अगले 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, अगले क्लोजिंग के अंदर आपका टारगेट क्या है। अगले क्लोजिंग के अंदर आप कितने सीसी को मैच करना चाहते हैं। अगले क्लोजिंग के अंदर कितने नए डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं। ये सारी चीजें आपके पास लिखित रूप में होनी चाहिए। आपके पास एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए। जब आप टू डू लिस्ट के साथ काम करते हैं ना, तो आपका समय खराब नहीं होता। जब आप टू डू लिस्ट के साथ काम करते हैं तो आपका समय खराब नहीं होता, क्योंकि आप टू द पॉइंट सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई टू डू लिस्ट नहीं होगी, तो फिर आप अपना समय वेस्ट करेंगे। जो काम 1 घंटे में हो सकता है, उसको हो सकता है 4 घंटे लग जाए, या हो सकता है 2-3 दिन लग जाए, क्योंकि आपके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो दूसरी जो चीज है, अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो, तो आपके पास एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स मेंटेन डेडलाइन, माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, इस बिजनेस में आपका कोई बॉस नहीं होता। ये अच्छी बात है और ये बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए है कि आपको कोई डिक्टेट नहीं करता, आपके ऊपर कोई हुक्म नहीं चलाता है। आप यहाँ जॉब नहीं कर रहे कि आपको कोई बताए कि ये कर दो, वो कर दो। आपका कोई बॉस नहीं होता। ये अच्छी बात है। आप फ्री टाइम है, अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपने हिसाब से आप इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बुरी बात इसलिए है ना, कि अगर आप किसी के प्रति जवाबदेही नहीं होती है ना, जब आपकी, आप किसी के प्रति आंसरेबल नहीं होते, तो आप फिर सोचते हैं कि यार मुझे तो किसी को जवाब देना नहीं है, तो मेरी मर्जी, मैं आज नहीं करूंगा, कल कर लूंगा। अच्छा, कल नहीं हुआ तो अगले महीने कर लूंगा। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को खुद खराब कर रहे होते हैं।
क्योंकि आपको किसी को जवाब देना नहीं है। तो अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करना चाहते हैं तो आपने जो अकाउंटेबिलिटी की है, आपने जो डेडलाइंस रखे हैं ना, यू हैव टू मेंटेन दो डेडलाइन। आप अपने डेडलाइन को मेंटेन करिए। जो काम आपने 2 दिन में तय किया है ना, वो 2 दिन में पूरा होना चाहिए। जो काम आपने क्लोजिंग पे तय कर रखी है, वो काम क्लोजिंग पे पूरा होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी आपकी। अगर आपको कोई देख नहीं रहा, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप गलत काम करें। एक आदमी, लोग जो चोरी करते हैं, तो चोरी करते हैं जब कोई नहीं होता तो लोग चोरी करते हैं। भाई दुनिया ना देख रही हो, आपका खुद का कॉन्सेप्ट तो देख रहा है ना आपको। अगर आप ऊपर वाले में मानते हैं, भगवान, अल्लाह, वाहे गुरु किसी में मानते होंगे, तो वो तो देख रहा है ना। दुनिया देखे कि ना देखे, लोग देखे कि ना देखे, अगर आप कोई चोरी कर रहे हैं तो भगवान तो देख रहा है। आपका खुद का सेल्फ कॉन्शियस तो आपको ये बता रहा है कि आप गलत काम कर रहे हैं। दुनिया देखे कि नहीं देखे, क्या फर्क पड़ता है। तो ये डेडलाइन आपको मेंटेन करनी है सर। कोई देखे ना देखे, कोई आपसे आंसर मांगे ना मांगे, आपकी खुद की एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आपकी खुद की एक नैतिक जिम्मेदारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपके ऊपर आपके परिवार की जिम्मेदारी है, आपके माँ बाप, आपकी बीवी, आपके बच्चे, इन सबकी जिम्मेदारी है। और आपके नीचे जो आपकी डाउन लाइन है, आपकी जो ग्रो लाइन है, जो आप पे विश्वास करके आपके साथ जुड़े हैं, उनके बिजनेस को डेवलप करने की नैतिक जिम्मेदारी भी आपकी। आप अगर डेडलाइन मेंटेन नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर, है ना। तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप जो भी डेडलाइन जो आपने तय किया है, उसे तय समय पे उसे पूरा करें। जो भी काम आपने लिया है ना, उसे तय समय पे पूरा करें। और ये सब होगा क्यों जानते हैं? एक स्ट्रॉन्ग रीजन होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी काम आसान नहीं होता सर। हर काम को शुरुआत में काफी मेहनत मशक्कत करने की, काफी जोर लगाने की जरूरत होती है। कोई भी काम, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कहता। लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मुश्किल है। मैं कहता हूँ कोई आसान काम बता दो। है कोई आसान काम? कहीं नौकरी करना आसान है क्या? कोई दूसरा बिजनेस करना आसान है क्या? आप मुझे एक आसान काम बता दो। मुझे तो लगता है डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा आसान कोई काम ही नहीं है। अगर ये काम भी किसी को मुश्किल लगता है तो फिर दुनिया में कोई काम नहीं हो पाएगा उनसे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा आसान काम ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आपको लगता है कि चैलेंजेस है ना, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। चैलेंजेस से आप तभी ओवरकम करते हैं जब आपके पास उसको ओवरकम करने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। अगर कोई रीजन ही नहीं होगा तो लोग क्यों स्ट्रगल करेंगे यार? लोग क्यों गर्मी में बाहर निकलेंगे? लोग क्यों बारिश में बाहर निकलेंगे? लोग बोलेंगे कोई रीजन ही नहीं है। और रीजन, आस्क योरसेल्फ दिस 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चंस पूछिए अपने आप से इस बिजनेस को शुरू करने से पहले। और अगर आपने शुरू कर दिया है और आपके मन में अभी भी डाउट्स है, तो ये 3 क्वेश्चन ईमानदारी से अपने आप से पूछिए। डू आई रियली वांट टू मेक इट हैपन? ये पहला प्रश्न अपने आप से पूछिए। इसका जवाब किसी को देने की जरूरत नहीं है, इसका जवाब आपको खुद को देना है। पहला प्रश्न अपने आप से पूछिए, डू आई रियली वांट टू मेक इट हैपन? क्या मैं एक्चुअली सही में चाहता हूँ ये बिजनेस करना? क्या मैं चाहता हूँ कि इस बिजनेस में मैं सफल हो जाऊं? अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि आपको क्या सच में इस बिजनेस को करने लगता है कि आपको करने की जरूरत है, या किसी के दबाव में चले आए हैं, या किसी के इन्फ्लुएंस में चले आए हैं, या आपको करने का मन ही नहीं कर रहा, जबरदस्ती आपका अपलाइन आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका स्पॉन्सर आपके पीछे पड़ा हुआ है। क्या आपको सच में ये काम करने की जरूरत है? अपने आप से सवाल पूछिए कि आपका जो परिवार है, आपके माँ बाप हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हर आदमी की कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, कि अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं किया तो दूसरा क्या करेंगे? और दूसरा जो भी करेंगे वहां से क्या वो सारे जो कमिटमेंट्स है आपके, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो सही तरीके से पूरी हो जाएंगी? अपने आप से सवाल पूछिए सर कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे, अगर एंटरप्रेन्योर का काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे सर? ऐसा क्या काम है आपके पास कि जिस काम को करने से आपकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी? जो एक्सपेंसेस है आपके परिवार के, जो रेकरिंग है, जो कमिटमेंट्स है आपकी, वो पूरी हो जाएंगी? ये सवाल ईमानदारी से अपने आप से पूछिए। और अगर इस सवाल का जवाब ये आता है कि रेनेटस के बाहर ऐसा कोई काम नहीं है मेरे पास जिससे कि ये सारे जिम्मेदारियां मैं अच्छी तरीके से पूरी करूं, तो आपको रेनेटस वेलनेस को पूरी ईमानदारी से डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई उपाय है नहीं आपके पास। कंपनियां चेंज करना एक आसान उपाय है कि मैं आज ये कंपनी, कल वो कंपनी, परसों वो कंपनी। लेकिन कंपनी चेंज करते रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप अपना समय खराब करेंगे
और आपकी फेस वैल्यू खराब करेगी। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग लोगों से जुड़ने का व्यवसाय, ये आप सभी को पता है। और डायरेक्ट सेलिंग में वही आदमी सफल होता है जिसकी फेस वैल्यू अच्छी होती है, जिसकी छवि मार्केट में अच्छी होती है, जिसको लोग पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो हर 6 महीने में कंपनी बदलते हैं, इनकी फेस वैल्यू मार्केट में खत्म हो जाती है। लोगों को लगता है कि इनका कोई भरोसा ही नहीं, आज यहाँ कल वहां परसों कहाँ। आज कल ये दूसरी कंपनी लेके आया था, बता रहा था ये सबसे अच्छी कंपनी है, आज ये फिर दूसरी कंपनी ले आया है, कह रहा कि नहीं ये कंपनी बढ़िया है। बोलेंगे क्या गारंटी है कि 6 महीने के बाद तीसरी कंपनी नहीं लाएगा, 6 महीने बाद तो फिर एक और प्लान के साथ आ जाएगा, बोलेगा नहीं 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 अब ये बढ़िया कंपनी है। ऐसा करके आप अपना फेस वैल्यू मार्केट में खत्म कर लेते। कोई एक सिंगल बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, कोई एक सिंगल बंदा आपसे नहीं जुड़ता, कहता है इसका कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है, इसका कोई फेस वैल्यू नहीं है, बेपेंदी का लोटा है, कभी इधर लुढ़क रहा है कभी उधर लुढ़क रहा है। ये खुद अपना लाइफ खराब कर रहा है, हमारा भी खराब करेगा। तो आप कंपनी चेंज करके सिर्फ और सिर्फ अपना समय खराब करते हैं और अपनी मार्केट में जो फेस वैल्यू आपने 25-30 साल में बनाई है, वो फेस वैल्यू पूरी खत्म कर लेते हैं आप। जो लोग आपको बहलाते हैं बरगलाते हैं, उनका कुछ नहीं जाता। ठंडे दिमाग से सोचिए। लोगों को लगता है कि यार ये कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। आप अपना फेस वैल्यू खत्म कर रहे हो सर। जो फेस वैल्यू आपकी है, जो आपने बनाई है, जो लोग आपको इधर उधर फुसला के ले जाते हैं, उनका कुछ नहीं जा रहा, आपकी फेस वैल्यू मार्केट में 0 हो जाती है। तो आप इस बात को अपने ईमानदारी से पूछिए कि क्या ये काम सच में मुझे करने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये काम करने की जरूरत है, तो आपका माइंडसेट सही होता है। दूसरा प्रश्न अपने आप से पूछिए, एम आई रेडी टू बियर ऑल दोस पेन एंड स्ट्रगल्स बिफोर अचीविंग अ ग्लोरियस आउटकम। इस बात को गांठ बांध लीजिए। चट मंगनी और पट जाते हैं, उनको लगता है यार 3 महीने हो गए करोड़पति तो बना नहीं। सर आपको किसने बोल दिया कि 3 महीने में आप करोड़पति बन जाएंगे? ये एक नॉर्मल बिजनेस मॉडल है। दुनिया में किसी भी काम को करने के पहले आपको स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और ये अच्छी बात कि आपको स्ट्रगल करने पड़ते हैं, आपको चैलेंजेस, क्योंकि ये स्ट्रगल ये चैलेंजेस आपको और मजबूत इंसान बनाते हैं। आप अपने धंधे का मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरते हैं। आप देखिए दुनिया में किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, लोग प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते? डॉक्टर प्रैक्टिस करता है कि नहीं करता है? वकील प्रैक्टिस करता है कि नहीं करता है? वकील अगर सोचे कि नहीं मैं घर ही में बैठा रहूंगा, 2 साल में एक केस में जाके जेरा करूंगा, तो वो बोल ही नहीं पाएगा। जो प्लेयर्स होते हैं, जो एथलीट होता है, वो दौड़ता है कि नहीं हर रोज? जो प्लेयर होता है वो जाके नेट पे प्रैक्टिस करता है कि नहीं करता है? जितनी ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, उतने ज्यादा आप अपने काम में परफेक्ट होते चले जाते हैं। जब आप नया काम शुरू करते हैं ना, तो आपके रास्ते में कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ स्ट्रगल्स आते हैं। जब आप उन स्ट्रगल्स को ओवरकम करके आगे जाते हैं ना, तो आप बेहतर बिजनेसमैन बनते चले जाते हैं। किसी सफल आदमी से किसी पत्रकार ने पूछा कि आप जो इतने सफल हैं, इसका राज क्या है? What is the secret of your success? तो उसने कहा माई एबिलिटी टू टेक गुड डिसीजन। किसी से पूछा किसी ने कि आपके सफलता का राज क्या है, तो उसने कहा कि माई एबिलिटी टू टेक गुड डिसीजन। तो उसने कहा ग्रेट। और फिर उसने पूछा कि व्हाट मेक यू, मतलब व्हाट मेक यू एलिजिबल टू टेक गुड डिसीजन, कि आप सही डिसीजन कैसे ले सकते हैं? तो उसने कहा बाय एक्सपीरियंस, कि मेरे पास तजुर्बा है, कि मैं तजुर्बे के कारण सही डिसीजन ले सकता हूँ। तो उससे फिर पूछा गया एंड हाउ डिड यू गेट एक्सपीरियंस? उसने कहा बाय टेकिंग बैड डिसीजन। मतलब उससे पूछा गया, किसी, मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ, किसी सफल इंसान से किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो उसने कहा कि मैं सही डिसीजन ले सकता हूँ, यही मेरी सफलता का राज है। तो उससे पूछा गया कि आप सही डिसीजन कैसे ले सकते हैं? तो उससे कहा कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस है, तजुर्बे से मैं सही डिसीजन लेता। फिर उससे पूछा गया कि आपको तजुर्बा कैसे हुआ? उसने कहा कि गलत डिसीजन ले लेके मुझे तजुर्बा हुआ, कि जिंदगी में मैंने बड़े गलत डिसीजन लिए, और गलत डिसीजन ले लेके मुझे समझ में आया कि तजुर्बा होगा कि सही डिसीजन कैसा होता है। यही सफलता का मूल मंत्र है। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं सर। रास्ते में रुकावटें आती हैं,
स्ट्रगल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, और दुनिया के हर बिजनेस में ऐसा होता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जैसे ही बात डायरेक्ट सेलिंग की आती है, लोगों का माइंडसेट ही चेंज होता है। लोग इस माइंडसेट से आते हैं कि यहाँ सब कुछ एकदम हमें रेड कारपेट बिछा हुआ मिलेगा, हम एकदम शानदार, हमारी एंट्री होगी और एकदम शानदार, सारे लोग खुद ही आके हमसे जुड़ जाएंगे, हमारी टीम बिल्ड हो जाएगी, 6 महीने में हम करोड़पति हो जाएंगे, मर्सिडीज हमारे दरवाजे पे लगी रहेगी। और रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। तो लोगों को लगता है कि यार ये बिजनेस खराब है। सर, दुनिया के हर बिजनेस में शुरुआती समय में आपको मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस बिजनेस में डिफरेंट क्या है कि जिंदगी भर आपको काम नहीं करना पड़ता। एक बार आपकी टीम डेवलप हो गई, एक बार आपके नीचे लीडर्स बन गए, एक बार आपकी टीम में टाइम कंपाउंडिंग शुरू हो गया, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन काम आपको तभी भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके नीचे 10,000 लोगों की टीम बन गई और आप घर में जाके सो गए। उस समय आपका रोल चेंज हो जाता है। उस समय आप मैनेजमेंट करने हैं। पहले आप फील्ड में काम करते हैं, आप खुद लोगों तक जाते हैं, लोगों को प्रोडक्ट बताते हैं, लोगों को प्लान बताते हैं, धीरे धीरे आपकी टीम बिल्ड होती है, तो आपका फील्ड वर्क बाद में कम हो जाता है। लेकिन उसके बाद आपको मोटिवेशनल सेमिनार करने पड़ते हैं, आपको लोगों को एकजुट करके बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में बातें करनी पड़ती है। आपका एक रोल चेंज हो जाता है, आप मैनेजमेंट का काम करने लगते हैं। लेकिन टाइम आपको तब भी देना पड़ता है, लेकिन उस टाइम के बदले जो रिटर्न आता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। कि पहले आप 8-10 घंटे काम करते थे तो हो सकता है महीने के 10,000 रुपए आते थे। टीम बिल्ड हो जाने के बाद भी आप 8-10 घंटे ही काम करते हैं, लेकिन 8-10 घंटे काम करने का हो सकता है महीने के 50 लाख रुपए आ रहे हैं। लेकिन टाइम आपको देना पड़ेगा। इस माइंडसेट के साथ जब इस बिजनेस में आएंगे ना, तो आप सफल होते हैं। तीसरा जो प्रश्न आपको अपने आप से पूछना है, दैट इज, इट इज not important to determine the ultimate result. Rather, the real challenge is to accept all those sacrifices required to achieve my goal. Am I ready for it? ये जरूरी नहीं है सर कि रिजल्ट क्या है। लोग सबसे पहले रिजल्ट के बारे में सोचने लगे, बल्कि आपको ये सोचने की जरूरत है, रियल चैलेंज ये है कि क्या मैं उन सारे सेक्रीफाइसेस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि इस बिजनेस को करने के पहले जो मुझे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, मैसिव सक्सेस डिमांड सुप्रीम सेक्रीफाइस माय डियर फ्रेंड। अगर आप मैसिव सक्सेस चाहते हैं ना, तो आपको सुप्रीम सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। बिना सेक्रीफाइस के दुनिया में आज तक कोई बना नहीं है सर। बनता वही है जो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, है ना। आप हजारों एग्जाम्पल है मार्केट में, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। कि अभी क्रिकेट का सीजन है, क्रिकेट का सीजन चल रहा है। विराट कोहली जब बिल्ड हो रहे थे, उनके फादर साहब की डेथ हो गई। उन्होंने अपने पिता के डेड बॉडी को छोड़कर वो क्रिकेट खेलने गए क्योंकि टीम को जरूरत थी। ये सेक्रीफाइस है सर। लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा विराट कोहली बन जाए। विराट कोहली का सेक्रीफाइस देखिए सर। विराट कोहली से किसी ने इंटरव्यू में पूछा था कि छोले भटूरे आपको खाने का, आपका फेवरेट खाना कौन सा है? तो उसने कहा दिल्ली के छोले भटूरे मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट डिश है। फिर उससे पूछा ये कब खाए थे? बोला याद नहीं है, शायद 4-5 साल पहले कभी खाया था। तो बोला खाते क्यों नहीं है? बोला मेरे फिटनेस मुझे अलाउ नहीं करता, अगर मैं छोले भटूरे खाऊंगा तो मेरा फिटनेस खराब हो जाएगा। मेरा फिटनेस का जो डाइट है उसमें छोले भटूरे कहीं से नहीं आए, तो मुझे पसंद है, लेकिन उसने अपने फिटनेस के लिए उसको सेक्रीफाइस किया कि नहीं यार, मुझे छोले भटूरे नहीं खाने। जॉन अब्राहम का मैं इंटरव्यू देख रहा था, फेमस फिल्म एक्टर है, बॉडी बिल्डर जॉन अब्राहम से किसी ने पूछा कि मिठाई आपको पसंद है? तो उन्होंने कहा मुझे काजू की कतली बहुत पसंद है। काजू की बर्फी समझते होंगे आप, काजू की कतली मुझे बहुत पसंद है। तो उससे उन्होंने पूछा कि कब खाई थी? तो उन्होंने कहा याद नहीं है। वो क्यों नहीं खाते? क्योंकि हमारा फिटनेस का जो शेड्यूल है अलाउ नहीं करता कि मैं काजू की बर्फी खाऊं। उससे पूछा गया कि अगर आपको कोई 50 लाख रुपए दे तो आप काजू की बर्फी खाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर 50 लाख से ज्यादा मूल्यवान है। मैं काजू की बर्फी खा के अपना शरीर खराब नहीं करना चाहता। ये जॉन अब्राहम का, ये जितने सफल लोग हैं ना, ये सेक्रीफाइस करते हैं यार। ये सेक्रीफाइस करते हैं, इसीलिए ये सफल है। और हमारे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में लोग सेक्रीफाइस ही नहीं करना चाहते। यहाँ कोई आपसे बड़ा बड़ा सेक्रीफाइस नहीं, यहाँ लोग अपनी नींद सेक्रीफाइस नहीं करते। कि लोगों को बोले कि सुबह उठ के 6 बजे की मीटिंग अटेंड कर लो। सर हम तो सो रहे हैं, रात को देर से सोए थे। उनको बोलो रात को 9 बजे मीटिंग में आ जाओ। सर कैसे आ जाएंगे? ये छोटा छोटा सेक्रीफाइस भी नहीं करते लोग। अगर ये छोटा छोटा सेक्रीफाइस नहीं करेंगे और आप चाहते हैं कि आप महीने के 1 करोड़ रुपए कमा लें, आप चाहते हैं कि 10,000 लोग आपके साथ सेल्फी लेने आ जाए, ये कैसे पॉसिबल है सर? यू हैव टू बी, आपको सेक्रीफाइस करने की जरूरत है। अगर आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, सफलता आपका इंतजार कर सकती है।
और अगर आप ये तीनों क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करने के बाद अगर आप तत्पर हैं, अगर आप प्रस्तुत हैं रेडिटर्स वेलनेस के लिए, तो आइए मैं और आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स रॉक माय डियर फ्रेंड। अब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इस बिजनेस में आगे ले जाने के लिए आप एकदम रेडी हैं। और कुछ नॉर्मल से स्किल्स है, कुछ टास्क है जो आपको इस बिजनेस को करने के लिए जरूरत है। नंबर 1, हाउ मेनी कस्टमर इन फर्स्ट 30 डेज, कि आप अपने पहले 30 दिनों के अंदर में कितने कस्टमर बनाना चाहते हैं। ये अकाउंटेबिलिटी, अपने डायरी बनाइए, नोट बनाइए कि पहले 30 दिनों में कितने कस्टमर बनाएंगे। कस्टमर जरूरी है। अभी हमारा वेट लॉस का प्रोग्राम चल रहा है, आपको पता है, वेट लॉस कॉन्टेस्ट चल रहा है। इस पे आप अपने कस्टमर के साथ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कस्टमर्स हमेशा जरूरी है। आप जब बिजनेस में है ना, बिजनेस में आपके पास कस्टमर हमेशा होने चाहिए ताकि आप रिटेल कर सके। आपके पास एक कस्टमर का बेस होना चाहिए। पहले 30 दिनों में अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि कितने कस्टमर आप बनाना चाहते हैं। 5, 10, 15, 20 कितने कस्टमर बनाना चाहते हैं। पहला टारगेट कस्टमर बनाइए, क्योंकि कस्टमर आपका रिटेल कराते हैं और कस्टमर आपके फ्यूचर के डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं। तो कस्टमर जरूरी। आप पहले 30 दिनों के अंदर में, आज अगर आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, आज 11 तारीख को अगर आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, आज से 30 दिन का टास्क लीजिए। 30 दिनों के अंदर आप कितने कस्टमर बनाना चाहते हैं, कितने अपॉइंटमेंट्स आप निकालना चाहते हैं पहले महीने में बिजनेस दिखाने के लिए, कि लोगों से हम अपॉइंटमेंट लेंगे, उनके पास जाएंगे, उन्हें अपना बिजनेस मॉडल दिखाएंगे। आप कितने अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। हाउ मेनी कॉल्स पर डे, कि एक दिन में आप कितने लोगों को कॉल करते हैं। आज की तारीख में मोबाइल में कॉलिंग फ्री है सर, फिर भी लोग कॉल ही नहीं करते, है ना। आज लोग, हम उस जमाने से आते हैं कि जहां हमने देखा है कि लोगों के पास पहले मोबाइल नहीं होता था, फिर भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में अपने लैंडलाइन से कॉल किया करते थे। लोग कॉल अगर अफोर्ड, लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास फोन ही नहीं होता था, फिर लोग जाके उनसे मिलते थे। पहले के जमाने में जब मोबाइल नहीं था, ज्यादा नहीं, 20 साल या 95 96 की अगर मैं बात करूं, तो 95 96 में मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन भी सबके पास नहीं होता था। तो अगर मुझे किसी से बात करना होता था तो उनके पड़ोस पे कॉल करनी पड़ती थी, कि पड़ोसी का नंबर होता था, पड़ोस वाले को कॉल करके बोलते जी आपके पड़ोस पे वो रहते हैं, उनको जोगिंदर जी को बुला दीजिए। तो कभी कभी बुलाते थे, कभी कभी नहीं बुलाते थे, कहते नहीं घर में कोई है नहीं बुलाने वाला, आप शाम को फोन कीजिए। या कभी कभी बुला देते, फिर 10 मिनट फोन होल्ड करके रखे तो जोगिंदर जी आए कि सर आपको मैंने वो मीटिंग के लिए बोला था संडे, आप आ रहे हो ना सर। ऐसे ऐसे लोगों ने बिजनेस डेवलप किया है सर। आज तो माहौल बहुत आसान है। आज रिक्शे वाले के पास भी मोबाइल है, आपके घर में जो आपका टॉयलेट क्लीन करने आता है उसके पास भी मोबाइल है। और सबसे अच्छी बात है कि मोबाइल में कॉल करने के पैसे ही नहीं लगते हैं। आप जितना चाहे कॉल करें, अनलिमिटेड कॉल है, फिर भी लोग आज कॉल नहीं करते। कनेक्शन, कम्युनिकेशन आज कितना स्ट्रांग है आप सोचिए। आज के तारीख में कम्युनिकेशन इतना फास्ट और इतना इजी और इतना सस्ता है, क्योंकि आज दुनिया में किसी इंसान से आपको बात करना हो ना, उसके पास 100% गारंटी है कि आपके पास मोबाइल है। आपको किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है। हर आदमी आपसे वेल कनेक्टेड है, सबके पास कम्युनिकेशन टूल है, हर आदमी मोबाइल से कनेक्टेड है। और अच्छी बात यह है कि फोन करने के भी पैसे नहीं लगते हैं, फोन रिसीव करने के भी पैसे नहीं लगते। इनकमिंग भी फ्री है, आउटगोइंग भी फ्री है। एक जमाना था मोबाइल में 16 रुपए इनकमिंग के लगते थे, कि अगर आप फोन रिसीव करेंगे ना मोबाइल में, तो 16 रुपए पर मिनट के देने पड़ते थे। उस जमाने में लोगों ने बिजनेस डेवलप किया सर। आज तो कम्युनिकेशन बहुत आसान है, फास्ट है और सस्ता है, लेकिन फिर भी लोग कॉल ही नहीं करते। आपको ये डिटरमाइन करना है कि पर डे कितने लोगों को कॉल करेंगे। आपका 2 शेड्यूल होना चाहिए, नए लोगों को कितना कॉल करेंगे और पुराने जो टीम मेंबर उनसे साथ भी आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। देखिए ये बिजनेस 2 चीजों पर टिका हुआ है, कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। कम्युनिकेशन यानी संपर्क, कोऑपरेशन यानी परस्पर सहायता। ये 2 चीजों के ऊपर ये पूरा बिजनेस टिका हुआ रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस रिटेन करे, आपका बिजनेस सस्टेन करे, आपको परस्पर सहायता, कोऑपरेशन करने की टीम के साथ जरूरत है। और टीम के साथ आपका संपर्क, कम्युनिकेशन हमेशा बना रहना चाहिए। जितने ज्यादा टीम मेंबर के साथ आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करते रहेंगे ना, वो सारे आपके साथ जुड़े रहेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं नीचे से हमारा टीम छोड़ के चला गया, उससे पूछिए कि आपने लास्ट बात कब करी थी उससे, तो बोलेंगे हमारे पास उसका नंबर ही नहीं। अरे आपका टीम है, आपके पास आपका नंबर नहीं है, आप उससे बातें नहीं करते, तो कैसे आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। आपका कम्युनिकेशन सही होना चाहिए। आपको ये डिटरमाइन करना है कि हाउ मेनी कॉल्स पर डे, कितना कॉल करेंगे आप पर डे। हाउ मेनी न्यू ज्वाइनी इन फर्स्ट मंथ, कि पहले महीने में आपका टारगेट क्या है।
टारगेट बनाएंगे ना, उसके बाद ही टारगेट पूरा होता है। कुछ लोग बोलते हैं ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं। ट्राई करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने आप को एक टारगेट देना होगा कि मैं 10 लोगों को ज्वाइन कराऊंगा। जब आपके सामने टारगेट होता है ना, तो आप अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। अपने आप को टारगेट दीजिए, हाउ मेनी न्यू ज्वाइनिंग फर्स्ट मंथ, आज से 1 महीने के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर कितने लोगों को ज्वाइन कराएंगे। अपने आप को टारगेट दीजिए, 10 लोगों को ज्वाइन कराओ, मैं इस हफ्ते 5 लोगों को ज्वाइन कराऊं। टारगेट तो दीजिए ना, टारगेट देंगे तो टारगेट पूरा होगा। एलॉन मस्क का नाम सुना होगा आपने, दुनिया के रिचेस्ट मैन है। एलॉन मस्क ने, किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है। एलॉन मस्क ने बोला कि मैं अपना 10 साल का गोल लिखता हूं कि मेरे अगले 10 साल में क्या क्या करना है, मैं 10 साल का गोल बनाता हूं। तो उससे पूछा गया कि ये तो नई बात, क्या हर आदमी गोल बनाते होंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं 10 साल का पहले गोल बनाता हूँ कि मुझे 10 साल में क्या क्या करना है, उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ कि ये 10 साल का काम 1 साल में कैसे हो जाए। ये है मेरी सफलता का राज, कि मैं जानता हूं कि जो काम मैं कर रहा हूं, मार्केट में बहुत सारे लोग वो काम कर रहे हैं। मैं 10 साल का प्लान बना रहा हूं तो मेरे साथ बहुत सारे लोग 10 साल का प्लान बना रहे हैं, लेकिन वो 10 साल के हिसाब से चल रहा है। मैं 10 साल का प्लान बना के ये सोचता हूँ कि इस 10 साल के काम को मैं 1 साल में कैसे कर सकता हूँ, अपने आप को पुश करता हूँ। अगर वो काम 1 साल में ना भी पूरा हो, फिर भी मैं मेरे कंपटीटर से तो बहुत आगे निकल जाऊंगा ना, क्योंकि वो 10 साल की प्लानिंग लेके चल रहा है, मैं 10 साल के काम को 1 साल में करने को लेके चल रहा हूँ। यही मेरी सफलता का राज है, मैं अपने आप को पुश करता हूँ। आप ट्राई कीजिए, अपने आप को पुश कीजिए कि मैं 1 हफ्ते में 20 लोगों को ज्वाइन कराऊंगा। 20 लोग ना जुड़े, 10 तो जुड़ जाएंगे, 10 ना जुड़े 5 तो जुड़ जाएंगे, लेकिन अगर आपने टारगेट ही 5 का लगाया तो फिर 2 पे आके आप टिक जाएंगे। फिर आप एवरेज बिजनेस करेंगे तो एवरेज इनकम आएगी। आपको अपने आप को पुश करने की जरूरत है। हाउ मेनी आवर्स अ वीक आई शुड वर्क, 1 घंटे, एक सप्ताह में मैं कितने घंटे काम करूँ। जब आप घंटे में बाइसिकेट करते हो ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आप कहते हैं 1 हफ्ते में 4 दिन काम करेंगे, 4 दिन में फिर आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं रहती। जब आप घंटे में बात करते हैं ना कि मैं दिन में 10 घंटे काम करूंगा, तो जब घंटा बीतता है तो आप रेस्टलेस हो जाते हैं। 2 घंटा बीत गया, कोई काम नहीं हुआ, 3 घंटा निकल गया, कोई काम नहीं हुआ। घंटे में अपने आप को पुश कीजिए कि मैं पर डे कितना घंटा काम करूंगा, मैं रेनेटस वेलनेस को कितने घंटे दे रहा। दिन मत बोलिए, दिन इन्फिनिट है। दिन दिन मतलब क्या होता है, दिन में तो 24 घंटे होते हैं, उसमें कितने घंटे काम करेंगे। उसमें 1 घंटे भी काम कर लेंगे तो आप बोलेंगे हाँ जी हमने आज काम किया। आधे घंटे भी काम कर लेंगे तो बोलेंगे हमने आज रेनेटस वेलनेस के लिए काम किया। कितने देर काम किया, आधे घंटे काम किया। नहीं नहीं नहीं, आपको आवर में बात करने की जरूरत है कि आप पर डे कितने घंटे काम करेंगे। आपने डिटरमाइन किया आज मैं 5 घंटे काम करूंगा रेनेटस वेलनेस का। 1 घंटा निकल जाएगा, 2 घंटा निकल जाएगा, आपके अंदर बेचैनी आएगी, अरे 2 घंटा हो गया कोई काम नहीं हुआ यार, अरे 3 घंटा हो गया, आज मेरे को 5 घंटे काम करने हैं। अपने आप को आवरली बेसिस पे पुश कीजिए। आज लोग कहते हैं ना कि अमेरिका इंडिया से आगे है। अमेरिका में आवरली बेसिस पे पेमेंट होता है सर, हमारे यहाँ महीना दिया जाता है ना। अमेरिका में लोग आवरली बेसिस पे पेड होते हैं। वहां पे जब काम करते हैं ना, तो घंटे के हिसाब से उनको पेमेंट मिलती है कि आप 4 घंटे काम करेंगे कि 5 घंटे काम करेंगे कि 8 घंटे काम करेंगे। आवरली हिसाब से पे आउट होता है वहां पे। इसीलिए जब आप आवरली हिसाब से पे करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, राइट। तो आपको आवरली हिसाब से अपने आप को समझने की जरूरत है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस माय डियर फ्रेंड। किसी भी काम में ये सारे तरीके जो हमने आज डिस्कस करे कि आपको पहले अपना माइंडसेट सही करना है, उसके बाद आपको पता करना है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या इंडस्ट्री है, और डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप आ गए तो आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी लेनी है। और अगर आप एंटरप्रेन्योर बन गए तो आपको रेनेटस वेलनेस में ही क्यों काम करना है। रेनेटस वेलनेस में काम करने के बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछ के अपने माइंड को ट्रिगर करने की जरूरत है। उसके बाद आपको टू डू लिस्ट बनानी है। ये सारी चीजें सही है, लेकिन ये सारी चीजें काम नहीं करेंगे अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे। आपको ये सारी चीजों को शुरू करना है और इनको करते रहना है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस माय डियर फ्रेंड। हेलो, काम करने से सफलता नहीं मिलती है, काम करते रहने से सफलता मिलती है। तो काम आपने शुरू कर दिया, लेकिन आपने उसको कंटिन्यू नहीं किया, या आपने उसको ब्रेक ब्रेक किया, आज किया कल नहीं किया, परसों करेंगे, फिर 4 दिन सो जाएंगे, 4 दिन के बाद फिर उठेंगे, फिर 2 दिन करेंगे, तो सफलता नहीं मिलती है सर। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आपको अपने काम में निरंतर लगे रहने की जरूरत। जब आप कंसिस्टेंट होते हैं ना, तो आप परफेक्ट होते हैं।
ब्रूसली का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। ब्रूसली पर डे 5000 पंचेस करते थे। ये कंसिस्टेंसी है। उनको वर्ल्ड का हाईएस्ट बेस्ट मार्शल आर्ट इसलिए बताया जाता है कि मार्शल आर्ट के वो प्लेयर थे या मार्शल आर्ट के खिलाड़ी थे कि ब्रूसली हर दिन प्रैक्टिस करते थे 5000 पंचेस। कि आपने एक सैंड बैग बांध दिया है, एक सैंड बैग बांध के आप रोज 5000 पंचेस करते हैं उसमें। कैन यू इमेजिन 5000 पंचेस एवरी डे? दिस मेक्स यू ब्रूसली। अगर आप अपने काम में मास्टर होना चाहते हैं ना, तो आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं माय डियर फ्रेंड, कोई कारण नहीं कि आप सफल नहीं हो सकते। So that's all for today, my dear friends. उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आप इस सेशन में बताए गए पॉइंट्स को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे और इस बिजनेस में आप सफलता की ऊंचाई और सफलता के कीर्तिमान तक पहुंचेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। रॉकिंग रहने तक। थैंक यू वेरी मच।